तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए। इसका दोस्तों हमने पहला टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा दिया था। यदि आप उसको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहली टेस्ट सीरीज को हमने 2 पार्ट में करवाया है। अब हम दोस्तों उसी मैगजीन के ये दोस्तों इस महीने की जो मैगजीन आई है उसी का ये प्रैक्टिस टेस्ट है और इसका हम आपको अब दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट करवाने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, दूसरे में आप देखेंगे एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल और फैक्चुअल प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। और दोस्तों हर एक प्रश्नों को हम इतना तोड़ तोड़ कर बताएंगे कि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीडीएफ, अगर दोस्तों आप लोग पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये दूसरी प्रैक्टिस टेस्ट। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दोस्तों देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, यह सीधा सीधा एक फैक्चुअल प्रश्न पर आधारित है। तो देखते हैं, हम लोग कह रहे हैं यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जिसे अक्सर लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यह विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है और एक प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। यह प्राकृतिक रूप से उत्तर में गुआना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो आप समझ गए होंगे ये बात कर रहे हैं अमेजन वर्षा के बारे में। अमेजन वर्षा वन आप लोग जानते हैं जिसे पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है और यह पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले उत्पादन करता है। आप इसके बारे में समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यही उत्तर होगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपना यहाँ पर दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल प्रश्न दिया है, थोड़ा सा देखेंगे। कह रहे हैं दोस्तों खाद्यान्न भंडारण के लिए भारत की पहलों के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। चले हम देखते हैं, यहां पर जरूर मार्किंग करिए। पहले में दोस्तों कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में थोड़ा सा आप लोग दोस्तों अगर जानते होंगे तो 2017 में ये शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला और संरचना का निर्माण करना है। जी यस, बिल्कुल सही है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। और दूसरे वाले में कह रहे हैं कि कृषि विपणन अवसंरचना योजना एकीकरण कृषि विपणन योजना का एक घटक है। यस, उसका एक पार्ट है, ये भी सही है। और यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक प्रमुख उद्देश्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही, अगर आप पढ़े होंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में समझ गए होंगे आप, यानी 3 के तीनों स्टेटमेंट आपके इस प्रश्न के सही हो जाएंगे। आपका उत्तर डी हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर इस तीसरे को देखते हैं। बहुत अच्छा, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले तो कह रहे हैं आपको सरक्रीक के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सरक्रीक के बारे में जानते हैं दोस्तों, यह गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के बीच एक ज्वारी जल मार्ग है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है ये। और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के थालवेग सिद्धांत, आप लोग जानते हैं थालवेग सिद्धांत क्या है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून है जो 2 देशों के बीच अगर जो जलीय क्षेत्र का मामला होता है, जहां पर सीमाएं जलीय क्षेत्र से मिलती हैं, उनके बीच अगर कोई पेच फंसा होता है तो इसी थालवेग सिद्धांत के अनुसार उसे सॉल्व किया जाता है। तो कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के थालवेग सिद्धांत के अनुसार सरक्रीक पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं मेरे भाई, थालवेग सिद्धांत के अनुसार सरक्रीक पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पाकिस्तान जबरदस्ती दावा करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इशू आया है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत हो गया, पहला आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगर दोस्तों अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये चौथे को देखें तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कि सही कौन सा है। अगर हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़े होंगे ना कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त 3 तरह का था दोस्तों, और जिसमें सबसे ज्यादा 51% पर दोस्तों ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूरे ब्रिटिश भूभाग के 51% पर लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी माना जाता था। यस, महलवाड़ी में दोस्तों
वो जो गांव का मुखिया होता था वो उसका भूमि का मालिक होता था। लेकिन दोस्तों रैयत का मतलब ही होता है दोस्तों किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को ही यानी किसान को ही भूमि का स्वामी माना गया था। तो ये बात सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हुए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5वें को, जिसमें आपको 4 पेयर दे दिए गए हैं और उन पेयर को पढ़कर बताना है, उन जोड़ों को पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है ध्यान रखेंगे, उसी को बताना है। तो यहाँ दोस्तों पहला है, आपको दिया है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह के बारे में जानते हैं। यह 1776-77 के आसपास हुआ था। ये 1876 में नहीं, ये 1 साल बाद का दे दिया जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था यहाँ पर। तो इसका मतलब यही गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें वो बताना है कि जो सही सुमेलित नहीं है। तो हमें जब फॉल्ट पहले ही पकड़ में नजर आ गया तो इसका मतलब हम ये मान लें कि जो बचे हुए तीनों हैं वो अपनी जगह पर एकदम सही हैं। सब एकदम ये सही हैं। पाइका विद्रोह 1817-25, अहोम विद्रोह 28 और फराजी विद्रोह 1838 से 57 के बीच। तो ऑप्शन नंबर यही आपका ए हो जाएगा, ये 5वें वाले का। और दोस्तों एक और इसमें से पूछ लिया जाता है कभी कभी, फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मजनू शाह चिराग थे यहाँ पर, जो कि बंगाल में हुआ था। तो आप इनको याद रखेंगे, मजनू शाह चिराग को। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को, बहुत अच्छा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत, सुलह ए कुल का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको बताना है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे, ये अकबर के ही द्वारा ये सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें, जब अकबर 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया था तो उसी के साथ ये सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया था। क्योंकि दोस्तों क्यों दिया था? कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, आपसी संभाव से रहें। तो ये अकबर के द्वारा दिया गया था। देखते ही अब भाई ऐसे मामले औरंगजेब थोड़ी न देगा, बाबर थोड़ी न देगा, खिलजी थोड़ी न देगा, ये सब तो कट्टर थे। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों ये 7वें वाले में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों को में कौन सा शामिल नहीं था? तो आप लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन का वही मामला था जिसे दोस्तों एक श्वेत मिशन कहा गया था, क्योंकि इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। तो दोस्तों इसमें कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था और पैंथिक लॉरेंस था। तो यही तीनों थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं था? तो ये लिनलिथगो नहीं था। लिनलिथगो क्यों नहीं था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये वायसराय था एक, ये उसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आप कमेंट्स में बताइए, लिनलिथगो वायसराय कब था, इसका कार्यकाल कब था। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। दोस्तों इसमें आपको 2 टर्म्स दिए गए हैं। इन टर्म्स को जानेंगे तो आपको आगे कई सारे एग्जाम्स में काम देगा। एक है दोस्तों यहाँ पर बाल्फोर घोषणा और दूसरा है कैंप डेविड समझौता, जो कभी कभी खबरों में रहते हैं। ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कैंप डेविड समझौता है दोस्तों, ये अरब इजराइल संघर्ष से संबंधित है और बाल्फोर घोषणा फिलिस्तीन का प्रश्न से संबंधित है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में वहां पर जो इजराइल यहूदी रहते हैं उनके लिए राष्ट्रीय आवास बनाने की बात की गई थी। तो बाल्फोर घोषणा दोस्तों ये 1917 में आया था, ये 1917 में दोस्तों आया था। और ये जो डेविड समझौता है यह 1978 में आया था। 1978 में, डेट याद रखे रहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग प्रश्न 9वें में, तो कह रहे हैं गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई थी? तो अध्यादेश के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे अपने यहाँ केंद्र सरकार को दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में केंद्र सरकार को, और अनुच्छेद 212 में ये राज्य सरकार को। तो ये आप समझ गए होंगे, अध्यादेश लाया जाता है जब दोनों सदनों में से दोनों या कोई एक सेशन में सत्र में नहीं रहता है तो उसमें कोई कानून बनाने की जरूरी हो जाती है, तो वहां पर अध्यादेश के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आगे दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसी के यानी चार्टर एक्ट 1813 के ही द्वारा वहां के जो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10वें को। दोस्तों इसमें एक तरफ आपको जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। आपको सही सुमेलित बताना है
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 आपको गलत दिए गए हैं, 1 सही है, उसी सही को पकड़ना है। तो दोस्तों कह रहे हैं खरवार। खरवार दोस्तों अगर देखेंगे तो दोस्तों ये सोनभद्र और वाराणसी, गाजीपुर, बलिया वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है, गोरखपुर में ये नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पर यही गलत हो गया, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। आप थोड़ा सा दोस्तों दिमाग आप लगाएंगे कि आप जो सबसे बड़ी जनजाति, सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो सोनभद्र में। तो स्वाभाविक सी बात है, सोनभद्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सबसे ज्यादा जनजाति यही सोनभद्र में ही पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। और सोनभद्र में ही ये खरवार, पटारी, चेरो, भुइया, ये सब जो जनजातियां हैं ये सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। तो सोनभद्र के अलावा कहीं कहीं और भी पाई जाती हैं। और बाकी ये जो पटारी है तो सोनभद्र में, यस ये तो यही सही है। और चेरो भी ये सोनभद्र में पाई जाती है, मिर्जापुर में नहीं। भुइया भी दोस्तों ये सोनभद्र में पाई जाती है, ललितपुर में नहीं। तो यहाँ पर ये सब गलत है, केवल बी सही था। आगे दोस्तों अगर हम लोग 11 वाले में देखें तो कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। आपको अगर डायरेक्ट पूछ लिया होता कि सबसे अधिक साक्षरता वाला, साक्षरता पूछता है, तो इसका मतलब महिला पुरुष दोनों उसमें आ जाते हैं, तब आप गौतम बुद्ध नगर बता देते जल्दी से। लेकिन दोस्तों आपसे इसमें महिला साक्षरता अगर पूछ लिया है तो इसमें आप कानपुर नगर बताएंगे, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है या क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा का अगर बात की जाए वो महोबा जिला हो जाता है, जो झांसी के बगल में है, महोबा। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यही दूसरा अगर पूछ ले, सबसे बड़ा प्रयागराज है और दूसरे नंबर पर ये मुरादाबाद है। अगर दोस्तों यही क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लेता तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल के मामले में से जो सबसे छोटा है दोस्तों वो हापुड़ हो जाएगा। तो सारी चीज कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। आगे दोस्तों चले हम अगर 13 वाले में देखें तो उत्तर प्रदेश का यहाँ निर्यात संवर्धन, यहाँ एक प्रश्न दिया है अभी जो हाल ही में चर्चा था 13वें वाले में। उत्तर प्रदेश का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है, अभी हाल ही में चर्चा में था, आप पढ़े होंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 14वें वाले में, तो इसमें आपको डीएनए से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। डीएनए, डाई न्यूक्लियोक एसिड, तो इसके संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, इसकी संरचना डबल हेलिकल होती है, यानी 2 लपेटे हुए सांप की तरह होती है इसकी संरचना। तो डीएनए डाई न्यूक्लियोक एसिड एक डबल हेलिक्स, यानी डबल हेलिक्स संरचना है। डबल हेलिक्स संरचना आप लोग समझ रहे होंगे, 2 लपेटे हुए सांप की तरह होती है ये, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की जोड़ियां हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। और एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 15वें को, बहुत अच्छा, एक तरह का बहुत अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है ये। कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो किसका नहीं है ये बताना है। तो आप लोग अगर प्रस्तावना को एक बार भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो आप लोग समझ गए होंगे इन्हीं 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है प्रस्तावना में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया गया है, न कि स्वतंत्रता का। तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया गया है, ये स्वतंत्रता की बात नहीं है। तो यही नहीं है और बाकी सब है। यहाँ विश्वास का भी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर ये 16वें को, तो कह रहे हैं भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो संविधान को सहकारी संघवाद कहा है। तो दोस्तों जी ऑस्टिन ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। और केसी वियर ने दोस्तों भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। तो अर्ध वाला दोस्तों वियर हो जाएगा, और यहाँ पर सहकारी संघवाद कहा है तो वो ऑस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। दोस्तों 17 वाले में अगर देखें
तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कथनों पर विचार करके बताइए कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं भाई कौन सा सही नहीं है। पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही, सिंपल सा बात है, आप जानते हैं। आगे देखें, मौलिक अधिकारों को राज्य की कृतियों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यस नहीं, ये बात यहां पर गलत है। तो अगर दोस्तों यहां पर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि सरकार को कौन अगर क्या करे तो हमें क्या करना चाहिए, यानी सरकार के कृत्यों के विरुद्ध हमें एक गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी नहीं है जो गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा। इसमें कह रहे हैं दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर हमें अच्छे से बताना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो चले हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट दोस्तों यकृत, लीवर। हम लोग जानते हैं ग्रंथियां दो टाइप की होती हैं, एक्सो और इंडो। तो यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो लीवर जो दोस्तों है मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। तो दोस्तों ये बात यहाँ गलत हो जाती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। हालांकि कुछ हद तक आंतरिक कार्य करती है, लेकिन ये आंतरिक नहीं है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। लीवर है तो सबसे बड़ी शरीर की, लेकिन ये बहिस्त्रावी है, आंतरिक नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यह पित्त रस का निर्माण और स्टोरेज करती है, ये बात सही है यहाँ। तो आपके यहाँ जो आंसर होना चाहिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो सही है हमारा। अगर हम यहाँ दोस्तों 19 वाले में देखें तो कह रहे हैं दलहनी फसलों में स्टेम फ्लाई का प्रमुख प्रकोप किस फसल में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बहुत से प्रश्न हम इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम प्रश्नों को समझ गए तो हमें उसका उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें स्टेम का मतलब क्या होता है, स्टेम का मतलब उसकी टहनियां होती हैं, फ्लाई का मतलब एक तरह से कीट हो जाता है। तो उसकी टहनियों में फ्लाई यानी उसकी टहनियों में एक कीट लग जाता है, रोग लग जाता है, जो उसकी टहनियों को काट कर उसमें सुरंग बना देते हैं और उसका पेड़ पीला पड़ जाता है और सूख जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों कई दलहनी फसलों में ये रोग पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई दलहनी दे दिया है तो मुख्य रूप से मूंग में पाया जाता है, याद रखे रहेंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं भातखंडे संस्कृत संस्थान स्थित कहाँ है। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, भातखंडे संस्कृत संस्थान ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लखनऊ में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। 1926 में पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो किसी राज्य में अगर आपको विधान परिषद यानी जो विधानसभा का द्वितीय सदन होता है उसकी स्थापना करना हो या फिर उसको समाप्त करना हो, तो ये किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान दिया है। तो अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान दिया गया है कि किसी राज्य में अगर द्वितीय विधानसभा यानी विधान परिषद की जरूरत पड़ती है तो वहां स्थापना किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद यानी द्वितीय सदन है और उसकी जरूरत नहीं है तो उसे खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हुआ प्रश्न वाली बात, लेकिन आपको ये जानना है कि अभी कितने राज्यों में द्वितीय सदन यानी विधान परिषद है। तो वो कुल 6 राज्यों में है। सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं, याद हो जाएगा आपको आसानी से। यूपी और यूपी का एक बगल में उसका भाई है बिहार, तो यूपी और बिहार में है, ये हो जाएगा। और दोस्तों महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से जस्ट उसके नीचे सटा हुआ है दोस्तों कर्नाटक, तो कर्नाटक में है महाराष्ट्र कर्नाटक। और आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश से ही निकला है तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो यही 2 2 4 2 6 यही है, याद रखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आगे दोस्तों हम लोग देखें 22 वाले में तो कह रहे हैं भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों सिंपल सी बात, बच्चों वाली बात है, अनुच्छेद 12 से ये 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी सी। आगे देखें अगर हम लोग ये 23वें वाले में जो पूछ रहे हैं हमसे, पीले मोजाइक वायरस रोग मुख्यतः किस दलहनी फसल से संबंधित है। तो अभी दोस्तों जो आया था वो उसी से एक तरह से संबंधित है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये भी मूंग से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये मूंग से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बहुत अच्छा दोस्तों, एक कंसेप्चुअल प्रश्न है ये। कह रहे हैं अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल में वर्षा की अत्यधिक कमी होती है, तो इसका मुख्य क्या कारण है। आप लोग जानते हैं अटाकामा एक बहुत ही सूखा मरुस्थल है, यहाँ वर्षा की भारी कमी होती है। तो इसका मुख्य कारण दोस्तों क्या है, ये हम्बोल्ट की ठंडी धारा जो होती है उसी की वजह से। ये हम्बोल्ट की ठंडी धारा क्या है, ये प्रशांत महासागर की एक धारा है जो कि ठंडी धारा है। आप लोग पढ़े होंगे, एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, गर्म धारा। तो ये प्रशांत महासागर की धारा है हम्बोल्ट ठंडी धारा। तो ये दोस्तों क्या काम करती है कि यहाँ की जो अनुकूल परिस्थितियां होती है वर्षा की, उसको खराब कर देती है। यानी एयर प्रेशर को इतना बढ़ा देती है कि हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं और वो कंडीशन क्रिएट नहीं हो पाता है वर्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 25 वाले को देखें, तो पृथ्वी पर दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये मिलेंकोविच चक्र किससे संबंधित है। तो दोस्तों पृथ्वी पर दीर्घकालिक मतलब लंबे समय में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये मिलेंकोविच चक्र क्या है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये पृथ्वी की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, और उसके झुकाव में बदलाव, एक लंबे समय में हजारों वर्षों में पृथ्वी की कक्षा और उसके झुकाव में बदलाव आते आते जो होता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी है, जो सनवेव होती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होने लगती है। तो यही बात है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलेंकोविच चक्र आप लोग याद रखे रहेंगे, पृथ्वी के कक्षा और झुकाव में बदलाव से संबंधित है। आगे अगर हम लोग देखें 26 वाले में, तो कह रहे हैं किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से 2 जैन संगीति हुई थी दोस्तों। एक दोस्तों हुई थी वहां कहां पे, राजगीर में, जहां पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी, और दूसरी वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकस्प। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये क्षमा श्रवण जो नाम है, ये द्वितीय संगीति का अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज न होइएगा, ये द्वितीय है और ये पहली द्वितीय संगीति हुई थी मुख्य रूप से। आगे दोस्तों अगर देखा जाए 27 में, तो कह रहे हैं बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अपनाने वालों को क्या कहा गया है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में जो गृहस्थ यानी अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपना लेते थे, उनको उपासक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें ये 28 में दोस्तों जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के प्रतीकों से संबंधित शामिल नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों। घोड़ा आप लोग जानते हैं गृह त्याग से संबंधित है, कमल इनके जन्म से संबंधित है, सांड इनके युवा अवस्था से संबंधित है, गाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गाय नहीं है। आगे दोस्तों अगर देखा जाए 29 में, तो पौधों में क्लोरोसिस मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो आयरन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कुछ लोग नाइट्रोजन लगा देंगे, लेकिन यही नाइट्रोजन ये आयरन है। आगे देखें अगर ये 30 वाले में, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं, पढ़कर हमें बताना है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारावाही चालक का मतलब क्या है दोस्तों, कोई ऐसा मेटल जिसमें इलेक्ट्रिक पास हो सकती है, तो उसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लो करवाएंगे, तो उस मेटल के, उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमें क्लास 8 और 9 में ही पढ़ाया गया था, तो बिल्कुल सही है ये। और दूसरे में अगर हम देखें, तो दक्षिण यानी जो आप राइट हैंड थंब रूल आप पढ़े हैं, ये दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये इसकी दिशा को निर्धारित करता है। यस, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दिशा निर्धारित करता है, यह बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हुए, ऑप्शन सी। अगर दोस्तों हम लोग अब 31 वाले देखें, यहाँ पर कार्बन चक्र से रिलेटेड हमें प्रश्न दिया गया है। कार्बन चक्र के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, सही बताना है हमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पौधों में स्थानांतरित होता है। बिल्कुल होता है, सिंपल सी बात। आगे देखें दूसरा वाला, तो जीवाश्म ईंधन का दहन कार्बन चक्र का एकमात्र मानव जनित स्रोत है।
तो दोस्तों कितनी आपके आंखों में एक तरह से धूल झोंका जा रहा है। कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन यानी डीजल पेट्रोल वगैरह जलाए जाते हैं, इसका दहन ही कार्बन चक्र का एकमात्र मानव जनित स्रोत है। नहीं भाई, इसके बहुत सारे स्रोत हैं, एकमात्र थोड़ी नहीं। जहां एकमात्र लग जाए, केवल लग जाए, तो समझ लीजिए यहां पर कोई न कोई ट्विस्ट है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाया करिए। तो ये गलत हुआ, केवल ए आपका ऑप्शन सही है। आगे देखा जाए अगर तो 32 वाले में तो कह रहे हैं दोस्तों, इसमें मानव नेत्र की संरचना के बारे में यहां सवाल दिया गया है। इसकी मानव नेत्र की संरचना से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं, सही कौन है? तो कह रहे हैं कि रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का समूह है, जी बिल्कुल, और कार्निया प्रकाश को अपवर्तित कर क्रिस्टलीन लेंस पर फोकस करती है। दोस्तों जी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। आगे देखा जाए अगर दोस्तों यहाँ पर ये 33 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों, अकबर के शासनकाल में इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी मैंने जैसे बताया था दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किए थे। उसी तरह दोस्तों अकबर, आप लोग जानते हैं, एक सभी धर्मों को सम्मान करने वाला व्यक्ति था, वो शासक था। तो इबादत खाने को उन्हें स्थापना करवाया था। ये इबादत खाना क्या था कि सभी धर्मों के जो जानकार लोग हैं, तो जैसे वहां पर मुल्ला, यहाँ पर पंडित, ऐसे जो सभी धर्मों के जो पुरोहित होते हैं, उनको बुलाकर एक अच्छी डिबेट करवाता था। वही इबादत खाना इसे कहा जाता है। तो इबादत खाने की स्थापना दोस्तों ये कब हुआ था? ये 1575 में हुआ था, ऑप्शन डी। आगे देखें अगर ये 34 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों, कौन सा विद्युत, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, क्लास 9th में ही आप इसे पढ़े होंगे। तो कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी वो कौन सी डिवाइस है जिसे आप विद्युत ऊर्जा देंगे तो उसके बदले में वो आपको यांत्रिक ऊर्जा देगी? तो दोस्तों वो विद्युत मोटर हो गई। जैसे आपका पंखा हो गया, पंखा को आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसके बदले में वो घूमने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देता है। अगर दोस्तों इसी का उल्टा होता, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है वो डायनमो हो जाता है। जैसे जनरेटर, जनरेटर क्या है कि आप उस डायनमो को इंजन के माध्यम से घुमाते हैं, उसके बदले डायनमो आपको करंट देता है। तो याद रखे रहेंगे दोनों दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों में। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 35 वाले में। तो कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं सही क्या है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, बिखराव। अगर बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता तो जो ट्रैफिक सिग्नलों पर या फिर जो गली में चौराहों पर जो रेड लाइट प्रयोग किया जाता है, वो बैगनी लाइट प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक सिग्नलों पर, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी फैलता नहीं है, बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए लाल रंग का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम बिखराव लाल रंग का होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हुआ। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। 35 वाले का जो उत्तर है आपका स्टेटमेंट बी केवल सही है। आगे देखा जाए दोस्तों ये 36 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? जल में परख नली का चमकना, ये तो है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये भी है, ये भी तो है दोस्तों। अब यहाँ पर आकाश में तारों का टिमटिमाना दोस्तों, ये प्रकाश का परावर्तन है। तो यहाँ पर ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका उत्तर हो जाएगा। और हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो कौन सा नहीं है? आकाश में तारों का टिमटिमाना। आगे दोस्तों देखिए, रिफ्रैक्शन होता है, जिसे आप इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसे वही है, क्योंकि वहां से जो लाइट आती है रास्ते में दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, तो इसलिए हमें टिमटिमाना लगता है। आगे देखें 37 में, इसमें दोस्तों एक तरफ आपको राशियां दे दी गई हैं, दूसरी तरफ एसआई मात्रक दिया है। तो कौन सा सही सुमेलित है, इसे हमें बताना है। अच्छे से देखें, चाल, चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सिंपल सी बात, मीटर प्रति सेकंड। विद्युत आवेश का मात्रक, तो विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है, ओम थोड़ी ना होता है। तो ये दोस्तों गलत हो गया।
और विद्युत प्रतिरोध सही कौन सा है ना, तो सही केवल यही है, बाकी हमें पता चल गया, सिंपल सी बात यही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होना चाहिए, ओम दे दिए हैं, ये तो इसका होना चाहिए था। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होना चाहिए, तो इसका कूलाम दे दिए हैं, ये यहाँ होना चाहिए था। और आयतन का मात्रक घन मीटर होना चाहिए था, तो वर्ग मीटर दे दिए हैं, तो इसलिए ये सब गलत हुए और ये सही है। आगे देखा जाए 37 हो गया हमारा। अब हम 38 वाले को देखें अगर, तो इसमें दोस्तों देखें सब्जियों में हाइब्रिड बीज उत्पादन। आप लोग खूब सब्जी उब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हमें हाइब्रिड वाला चाहिए, कोई भी पेड़ पौधा खरीदने जाते हैं तो आप हाइब्रिड वाला खरीद कर लाते हैं। तो ये हाइब्रिड, यहाँ पर देखिए हाइब्रिड बीज उत्पादन यानी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार का परागण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वैसे जो हाइब्रिड नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं, उसमें स्वपरागण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड बीज का उत्पादन किया जाता है उसमें पर परागण का उपयोग किया जाता है। पर परागण का मतलब क्या है आप जान लीजिए पहले, तो इसका उत्तर बी हुआ। पर परागण कैसे कि दोस्तों एक ही प्रजाति के जो मान लीजिए पौधे हैं, उनमें दोस्तों उसमें जो परागकण होते हैं अपने ही स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं, तो वो स्वपरागण होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर दो गुलाब के फूल हैं, यहाँ का दोस्तों परागकण और इस गुलाब के फूल के स्टिग्मा पर आकर दोस्तों यहाँ पर गिर जाता है, यानी वो दूसरे पर होता है, यानी एक का परागकण दूसरे का स्टिग्मा, तो वो पर परागण होता है। समझ गए होंगे आप। आगे देखें अगर हम ये 39 का, तो निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है और ये काओलिन भी है। तो यहाँ पर किसेराइट यही नहीं है, ये दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन डी यही आपका आंसर होगा 39 का। आगे दोस्तों अगर देखा जाए ये 40 वाले की अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कोयले की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों में दोस्तों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो इन चारों श्रेणियों में सबसे कार्बन की मात्रा जिस कोयले में ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा होगा। एंथ्रासाइट में दोस्तों 90% के ऊपर दोस्तों कार्बन होता है, तो ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ये बिटुमिनस, जो लगभग 80% के आसपास दोस्तों इसमें कार्बन होते हैं। और आगे आता है ये लिग्नाइट, इसमें भी लगभग 60 से 70% कार्बन होता है और ये 45 से 50-60 के बीच इसमें पीट वाले में होता है। तो 45 से ये मान लीजिए 60। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक। अब ऐसे समझ लीजिए, इसको याद करने के लिए आप ए से जेड तक गिनेंगे, तो ए आएगा, बी आएगा, फिर आगे चलकर एल आएगा, फिर आगे आप पढ़ेंगे पी आएगा। तो यही क्रम होता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता किसकी होती है, एंथ्रासाइट की, फिर बिटुमिनस की, फिर लिग्नाइट की, फिर पीट की। तो यहाँ पर सबसे कम कार्बन किसमें पाई जाती है, तो पीट में। तो आप यहाँ डी कर देंगे, तो यही आप ट्रिक हमेशा फॉलो करेंगे। आगे देखा जाए अगर ये 41 वाले में, तो गहरे समुद्र में गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए यहाँ पर जो किसका उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 42, बहुत बढ़िया। इसमें दोस्तों अपमार्जक, जिसे आप इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हो, जो कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट लाते हो, वही है अपमार्जक, जिसे इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हैं। तो अपमार्जक के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो देखिए अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं आपके कपड़े को इसीलिए साफ कर पाता है कि जैसे ही डिटर्जेंट को आप पानी में डालते हो, पानी के पृष्ठ तनाव को यानी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है, वो कम कर देता है। तो इसीलिए दोस्तों उसमें पानी जो होता है उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम रहता है, आपके कपड़े के कण कण में वो घुस पाता है और धूल को बाहर निकाल पाता है। तो ये कठोर जल के साथ बहुत अधिक झाग देते हैं, कम नहीं अधिक देता है। तो दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर आपके गलत हो गए। तो करें कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, दोनों गड़बड़ है। आगे देखा जाए तो ये 43 में दोस्तों कह रहे हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है जरा देखा जाए, तो दोस्तों ये बायोनॉमी। बायोनॉमी का मतलब होता है जीवन के नियमों का अध्ययन करना, बायोनॉमी कहलाता है दोस्तों। और मानव तथा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना, इथोलॉजी, ये भी सही है।
और लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी मतलब दोस्तों यहाँ पर चित्रकला का अध्ययन नहीं है। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों डिक्शनरी वगैरह का, शब्दकोश का अध्ययन करना, निर्माण करना, ये सब होता है। तो लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी से संबंधित है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ये मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में बताया था। आगे देखा जाए अगर ये 44 वाले में, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और यहाँ पर दोस्तों एक और है डार्विन। डार्विन ने क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और यहाँ पर मेंडल है, तीन अनुवांशिकी के नियम दिए थे, इन्हें तो आप लोग जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे देखा जाए यहाँ पर अब 45 वाले में, ये ऑक्टोपस से संबंधित है। ऑक्टोपस के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ऑक्टोपस जानते हैं, इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भुजाओं में, यानी इसकी जो 8 भुजाएं होती हैं, इन्हीं में वो चूषक पाए जाते हैं, जिसके कारण वो अपना शिकार वगैरह करते हैं। और यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है, यानी मोलस्क के संबंधित है। और कह रहे हैं 6 मुखी भुजाएं पाई जाती है। अभी मैंने बताया 8 भुजाएं पाई जाती हैं, 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं, तो ये गलत है। जिसमें 2 ही से वो शिकार करते हैं, अगले वाले जो होते हैं उनसे। यही गलत था, बाकी सब सही है। आगे दोस्तों अगर ये देखें 46 वाले में, नदियों के अनियमित प्रवाह में, जहां नदियों में अनियमित प्रवाह पाया जाता है, वहां पर दोस्तों ब्रेडेड चैनल बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं? जहां नदियों में अनियमित, अनपैटर्न प्रवाह होता है, वहां पर ब्रेडेड चैनल बन जाते हैं, तो उसके बनने के मुख्य कारण क्या होता है? तो ब्रेडेड चैनल, पहले आप ये जान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है और बीच में दोस्तों उसमें अवसाद बहुत ज्यादा है, यानी धूल कण बालू अवसाद बहुत ज्यादा होते हैं बीच बीच में, तो नदियां कई धाराओं में ऐसे बट जाती है। तो वही कई धाराओं में बटना ब्रेडेड चैनल कहलाता है। यहाँ पर यही है, इसका क्या कारण है? अधिक अवसाद भार के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए ये 47 में, उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से मिले हैं? तो मौर्य काल से ज्यादा मिले हैं, ऑप्शन ए। आगे देखा जाए 47 हो गया। 48 में दोस्तों यस, हमारे जौनपुर से रिलेटेड एक सवाल पूछ दिया है आपसे। जौनपुर में स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हम वहीं के हैं, हमें अच्छे से पता है अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, ये सब के बारे में। तो जौनपुर में जो लाल दरवाजा मस्जिद है, तो कोई आपसे पूछे ये लाल दरवाजा क्या है? तो लाल दरवाजा एक तरह का मस्जिद है। किसने बनवाया था दोस्तों? ये बीबी राजे ने बनवाया था। तो बीबी राजे दोस्तों आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। बीबी राजे एक सुल्तान महमूद शर्की की पत्नी थी, बीबी राजे, वही ने इनको बनवाया था। और अटाला मस्जिद की बात आती है दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस है, उसको इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। तो अटाला के बारे में आप समझ लिए होंगे, जान जाएंगे। आगे देखा जाए तो यही आपका सी हुआ। 49 में क्या है दोस्तों? इसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में शामिल किया जाता है। तो मौद्रिक नीति में दोस्तों मात्रात्मक उपकरण होते हैं, गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक में क्या आते हैं? मात्रात्मक उपकरण यानी जो होते हैं, जिसे दोस्तों मात्रात्मक उपकरण, ये क्या होता है? इसमें दोस्तों जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब आ जाते हैं इसमें। और खुले बाजार की क्रियाएं जैसे बॉन्ड वगैरह बेचना, ये सब शामिल है। इसमें नैतिक प्रभाव नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये नैतिक प्रभाव, ये गुणात्मक उपकरण में आता है। ऑप्शन नैतिक प्रभाव में क्या होता है कि जैसे जो RBI होती है, बैंकों से एक तरह का मतलब नैतिक दबाव डालती है कि आप इन्हीं इन्हीं क्षेत्रों में लोन दीजिए, जो कृषक को दीजिए, जो ग्रीन प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं इनको दीजिए। एक तरह से उनको पत्र के माध्यम से या मौखिक रूप से सलाह देती है, ये काम, यही नैतिक प्रभाव होता है। आगे देखा जाए ये पूर्वांचल 50 में क्या है? पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा, बहुत अच्छा। ये पूर्वांचल की लोक गायन, अपने ही पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा है बिरहा। इसका मुख्य रूप से इसका गायन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? मतलब किस भाषा में किया जाता है? तो भोजपुरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य रूप से। वैसे तो है बहुत सा, हर एक कास्ट के लोग गाते हैं, लेकिन बिरहा को मुख्य रूप से अहिर जातियों के द्वारा गाया जाता है भोजपुरी भाषा में, जो पूर्वांचल में ज्यादा प्रचलित है। आगे देखा जाए 51 में क्या है? एक तरफ दोस्तों आपको समिति दे दी गई है, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य। किस समिति का उद्देश्य क्या रहा है?
इससे हमें बताना है कि जो सही सुमेलित नहीं है उसे पकड़ना है। तो MN गोइपोरिया समिति का उद्देश्य क्या था? बैंकों में ग्राहक सेवा का सुधार करना। उर्जित पटेल का यहाँ पर क्या था दोस्तों? उर्जित पटेल समिति का उद्देश्य मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण करना था। RB गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य कृषि ऋण में सुधार करना था। यस, ये तो सही है। अब दोस्तों यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, ये तीनों सही हैं तो यही गलत होगा, यही उत्तर होगा आपका। दामोदरन यहाँ पर समिति का उद्देश्य यहाँ पर दोस्तों लिख दिए हैं कि ये आधारिक संरचना के वित्तीय मामले, तो नहीं, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत है। जो ये दामोदरन समिति का यहाँ पर दोस्तों ये था कि इसका उत्तर थोड़ा सा, एक सेकंड हमें देखना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा हम आपको देख कर बता रहे हैं, एक सेकंड। ये दामोदरन समिति का दोस्तों जो उद्देश्य था, ये बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित था, तो आधारिक संरचना से नहीं, जो बैंक में ग्राहक सेवा है उससे संबंधित था ये। यस, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों देखें हम लोग, ये 52 वाले में क्या है, कह रहे हैं रुपे कार्ड। रुपे कार्ड से संबंधित है दोस्तों, बहुत अच्छा। रुपे कार्ड से संदर्भ में कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम देखें तो ये रुपे कार्ड जो होता है, कह रहे हैं RBI के द्वारा शुरू की गई भुगतान योजना है। तो भुगतान योजना है लेकिन RBI के द्वारा शुरू नहीं की गई थी दोस्तों, ये RBI के द्वारा नहीं शुरू की गई थी। तब किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये NPCI के द्वारा, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह शुरू किया गया था। यह भारत की स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क है। यह भारतीय उपभोक्ताओं संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा में मदद करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। तो सब सही है, यही ए वाला गलत था, सॉरी हाँ ए वाला, क्योंकि ये RBI नहीं NPCI के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखा जाए अगर ये 53 में, क्रिटिकल डेप्थ हाइपोथेसिस, क्रिटिकल डेप्थ हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, क्रिटिकल डेप्थ हाइपोथेसिस ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित है। ऑप्शन डी, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न है। कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र है, नदी है या तालाब है, तो यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ हाइपोथेसिस या क्या सिद्धांत है? तो सूर्य की रोशनी मान लीजिए जाती है, पानी में जब घुसती है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे अंदर जाएगी सूर्य की रोशनी कम होती जाएगी, और जहां तक सूर्य की रोशनी जाकर खत्म हो जाती है उसी को क्रिटिकल डेप्थ कहा जाता है। तो यानी इसके अंदर अब सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, अब उसके अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लवक जो होते हैं नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, सनलाइट से ही वो ऊर्जा पाते हैं। तो यानी एक निश्चित गहराई होती है, क्रिटिकल डेप्थ होता है, उसी के ऊपर फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, यही एक का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी यही है। आगे देखा जाए, ये 54 वाले में क्या है? तो एक तरफ दोस्तों आपको योजना दे दी गई है, दूसरी तरफ इसका प्रारंभ वर्ष। कौन सी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था देखते हैं। उदय योजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये एक पेंशन से संबंधित योजना है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये 2017 में इसका मतलब प्रारंभ वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न है। जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण विधि के बारे में पूछ रहे हैं। तो जानते हैं जैव विविधता का संरक्षण दो तरह से किया जाता है, दो विधियों से, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसके उसी अपने मूल स्थान पर ही किया जाता है। बाह्य स्थानीय का मतलब जिसका आप संरक्षण कर रहे हैं उसको उसके मूल स्थान से हटकर दूसरी जगह पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आता है पवित्र उपवन एवं झीलें, ये तो स्वस्थानीय संरक्षण ही हो जाएगा, यही है ऑप्शन नंबर बी, यही है उपवन एवं झीलें, क्योंकि झीलों वगैरह को दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, यही है। तो यही है, और बाकी यहाँ पर बीज, जीन बैंक, ब्लड बैंक, जीन बैंक, ये सब तो पर स्थानीय में, बाह्य स्थानीय में आ जाएंगी, एक्स-सिटू में आ जाएंगी। स्वस्थानीय का मतलब इन सिटू, बाह्य स्थानीय का मतलब एक्स-सिटू। तो यहाँ पर ये बाकी जितने हैं सब बाह्य स्थानीय हैं, यानी एक्स-सिटू हैं। सॉरी। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई है? तो लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपके 56 का डी। कब हुआ था दोस्तों? ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, कला और कलाकारों को संरक्षण करने के लिए। आगे देखा जाए,
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न है। क्या है, पहले प्रश्न को समझिए। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ा देना। जैसे आप लोग देखते हैं एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करता है? आप मोबाइल से थोड़ी सी आवाज देते हैं और वो बढ़ाकर पूरे कान फाड़ू बना देता है। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण दोस्तों समुद्री बर्फ का घटता एल्बिडो है। कैसे है समझिए जरा। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का यहाँ मतलब है दोस्तों पृथ्वी का वो स्थान जहां पर पूरे पृथ्वी के अन्य जगहों की तुलना में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो आर्कटिक क्षेत्रों पर दोस्तों, अगर मान लीजिए आर्कटिक क्षेत्रों पर बर्फ रहती है और बर्फ का काम होता है दोस्तों मुख्य रूप से वो एल्बिडो की मतलब जो सनलाइट आती है उसको वापस करने की जो क्षमता होती है वो ऊपर वापस रिटर्न करने की क्षमता को हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो उसको रिटर्न भी करती है, यानी एल्बिडो का काम भी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यही। जब बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगी तो भाई एल्बिडो कम हो जाएगा। तो समुद्री बर्फ का एल्बिडो कम होगा। क्यों कम होगा? जब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, बर्फ पिघल जाएंगी तो एल्बिडो स्वाभाविक रूप से घटेगा। आगे देखा जाए अगर 58 का, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत प्रदूषणकारी तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रदूषणकारी तत्व में शामिल कौन सा नहीं है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी सब हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए 59 में, तो कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। इटांकी इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। यस, ये तो नागालैंड में ही है दोस्तों। और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में नहीं है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और मणिपुर की अगर बात करेंगे, मणिपुर में एक बहुत अच्छा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ नाम से है, आप जानते होंगे। तो मणिपुर दिया है तो मणिपुर का भी जान लीजिए, केबुल लामजाओ मणिपुर। और यहाँ पर मौलिंग कहाँ है? ये मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सब सही है, यही गलत था। ये पांदुम शोला केरल में है, मुकुर्थी तमिलनाडु में। आगे देखा जाए 60 वाले में दोस्तों जो कहा जा रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कैल्विन चक्र किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो कैल्विन चक्र होता है किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है ये स्ट्रोमा में। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा, स्ट्रोमा में पाया जाता है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को, तो एक सेकंड, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसकी वजह से दोस्तों ये जो हमारी आज की ये जो दूसरी टेस्ट सीरीज है, इस दूसरी टेस्ट सीरीज के इसी को हम पार्ट ए के रूप में यहीं इसको छोड़ देते हैं। अब आगे से दोस्तों इसके बाद से ही क्वेश्चन नंबर ये 61 से ही आगे से हम लोग इसी टेस्ट 2 को पार्ट बी के रूप में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो लंबा भी हो जाएगा और यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू भी हो रहे हैं तो जिसकी वजह से हम आगे पर नहीं जा सकते। तो आगे दोस्तों यही टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट बी के रूप में आपको देखने को मिलेगा दूसरे वाले पार्ट में।